Welcome students in my YouTube channel Amit Gupta Drug Pharmacology. Today we discuss the second part of pathogenesis of cell injury. जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में बात की थी आपके साथ में पैथोजेनेसिस ऑफ सेल इंजरी में, स्पेशली आपकी रिवर्सिबल सेल इंजरी की, क्योंकि हमने बताया था इंजरी जो है रिवर्स इंजरी जो है आपकी सेल इंजरी वो दो टाइप की थी, एक रिवर्सिबल सेल इंजरी और दूसरी आपकी इरिवर्सिबल सेल इंजरी। रिवर्सिबल सेल इंजरी में क्या था, जब स्ट्रेस या कोई स्ट्रेस जो सेल में पड़ रहा है वो जब हट जाता है तो सेल दोबारा अपना रिवर्स होकर अपनी पुनः जो नॉर्मल सेल में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन इरिवर्सिबल इंजरी में क्या है कि सेल पूरी तरह डैमेज हो जाएगी, वो नॉर्मल सेल में कन्वर्ट नहीं हो सकती है। तो बेसिकली आज जो हम डिस्कस करेंगे उसमें हम ये देखेंगे कि इरिवर्सिबल सेल इंजरी सेल किस तरीके से अब पूरी तरीके से डैमेज हो जाती है और वो नॉर्मल सेल में कन्वर्ट नहीं हो पाती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इरिवर्सिबल सेल इंजरी की। Persistence of ischemia or hypoxia result in irreversible damage to the structure and function of the cell death। यानी कंटिन्यू अगर इस्कीमिया की कंडीशन बनी रहे, हाइपोक्सिया कंडीशन बनी रहे, यानी लॉन्ग टाइम तक ब्लड सप्लाई ना हो किसी टिश्यू या किसी सेल के अंदर, हाइपोक्सिया कंडीशन बनी रहे लॉन्ग टाइम तक कंटिन्यू बनी रहे, यानी कि ऑक्सीजन सप्लाई भी ना हो या फिर ऑक्सीजन ब्लड सप्लाई ना हो, तो उस कंडीशन में जब लॉन्ग टाइम तक रहेगा तो उस कंडीशन में जो सेल के अंदर इंजरी होगी वो कौन सी होगी, इरिवर्सिबल डैमेज टू द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द सेल, जिसकी वजह से इरिवर्सिबल डैमेजिंग होती है सेल के अंदर और इरिवर्सिबल इंजरी हो जाती है जिसमें लास्ट में सेल की डेथ हो जाएगी। ठीक है, इफ़ सेल फेल टू रिवर्स mitochondrial function as well as disturbance in the cell membrane plasma membrane functional cause irreversible cell injury। क्या होता है कि सेल के जो माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन होते हैं वो रिवर्स होकर दोबारा पुनः नॉर्मल फंक्शन में चेंज नहीं हो पाए, और साथ में जो सेल मेम्ब्रेन है वो अपनी नॉर्मल सेल जो सेल मेम्ब्रेन में चीज़ें जो ख़राब हुई थी, हमने देखा था रिवर्सिबल सेल इंजरी होने क्या देखा था कि माइटोकॉन्ड्रिया में स्वेलिंग हो गई थी, साथ में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन थी वहाँ पर क्या हो रहा था कि आपका डिफ्यूजन या जो आइंस का कैल्शियम सोडियम पोटेशियम पंप थे वो आप अच्छे से वर्क नहीं कर रहे थे। अगर लॉन्ग टाइम तक सोडियम पोटेशियम वर्क करना बिल्कुल बंद कर दें या सेल की मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी बहुत ख़राब हो जाए और साथ में माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन बिल्कुल फेल हो जाए, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया ख़त्म हो जाए और साथ में क्या हुआ कि सेल की मेम्ब्रेन जो है उसका जो डिस्टर्बेंस सेल की जो मेम्ब्रेन है वो बिल्कुल टूट फूट जाए, तो फिर क्या है कि सेल आपकी दोबारा नॉर्मल सेल में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी, सेल की फिर डेथ हो जाती है। तो ये मेन कारण होते हैं किसके, इरिवर्सिबल सेल इंजरी की। यानी कि दो मेन फैक्टर हैं इरिवर्सिबल सेल इंजरी की। पहला क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया उसका डैमेज हो जाए और दूसरा क्या है कि सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो जाए। अगर सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो गई, माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज हो गए तो दोनों ही कारण क्या होगा कि सेल पूरी तरीके से डेथ हो जाएगी, यानी इरिवर्सिबल सेल इंजरी हो जाएगी। अब देयर द फॉलोइंग बायोकेमिकल चेंज हैव अफेक्ट ऑन द अल्ट्रा स्ट्रक्चर कंपोनेंट ऑफ द सेल। तो बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं जो हमने रिवर्सिबल इंजरी थी उससे आगे वाली रिएक्शन जो होंगी, जो कि सेल के माइटोकॉन्ड्रिया को डैमेज करेंगे, सेल के न्यूक्लियस को डैमेज करेंगे, सेल के मेम्ब्रेन डैमेज करते हैं। तो उन सभी जो सेल के स्ट्रक्चर डैमेज करते हैं वो हम नीचे देख रहे हैं। पहला क्या है, कैल्शियम इन्फ्लेक्स। कैल्शियम इन्फ्लेक्स भी आपका रिवर्सिबल इंजरी में होना शुरू हो गया था, लेकिन कंटिन्यू अगर कैल्शियम का अमाउंट सेल के अंदर बढ़ता जाए और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर स्पेशली बढ़ता चला जाए, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सेल कैल्शियम स्टोर होता गया और ज़्यादा स्टोर होता गया, इन्फ्लक्स यानी बहुत ज़्यादा कैल्शियम अमाउंट माइटोकॉन्ड्रिया अंदर पहुँचता गया, तो क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज हो जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज हो जाएगी। सेकेंड, एक्टिवेटेड फास्फोलाइपेज। जब फास्फोलाइपेज एंजाइम एक्टिवेट हो जाता है उस कारण क्या होती है, मेम्ब्रेन डैमेज हो जाती है। जब मेम्ब्रेन डैमेज होगी तो सेल मेम्ब्रेन डैमेज किसकी वजह से हो रही है, एक्टिवेशन ऑफ फास्फोलाइपेज एंजाइम्स। नंबर थर्ड, इंट्रासेलुलर प्रोटीज, मतलब सेल के अंदर जो प्रोटीज एंजाइम की अधिकता हो जाती है, पोटेशियम ज़्यादा रिलीज होता है, तो उसके कारण क्या होगा कि सेल के अंदर जो डिफरेंट टाइप के माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, इंटरमीडिएट फाइबर्स हैं जो उसके सेल का स्ट्रक्चर को बनाने का काम करते हैं, वो सभी साइटोस्केलेटन होती हैं वो सब क्या होंगे, डैमेज हो जाएंगे। इसके अलावा क्या, नंबर डी, एक्टिवेटेड एंडोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस जो एंजाइम्स होता है वो एक्टिवेट हो जाता है और एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या करेगा कि न्यूक्लियर को डैमेज कर देगा, न्यूक्लियस पूरी तरीके से
डैमेज हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगी, सेल की डेथ हो जाती है। और लास्ट इज द लाइसोसोमल हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। सेल के अंदर बहुत सारा लाइसोसोमल एंजाइम्स रिलीज हो जाते हैं, जिससे कि लाइसोसोमल डैमेज होगा, सेल की डेथ होगी और फेगोसाइटोसिस होती है, यानी सेल पूरी तरीके से ब्रेक डाउन कर दी जाती है। तो इन सभी ABCDE पांचों प्रोसेस को हम डिटेल में पढ़ते हैं आने वाली स्लाइड में। पहले बात करते हैं कैल्शियम इन्फ्लक्स, जिसकी वजह से क्या हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज होगी। क्या होगा, एज ए रिजल्ट ऑफ कंटिन्यू हाइपोक्सिया ए लार्ज cytosolic influx of calcium ions occur especially after reperfusions of irreversible cell injury cell। यानी कि जब आपका कंटिन्यू हाइपोक्सिया कंडीशन मेंटेन है, कंटिन्यू ऑक्सीजन सेल को नहीं मिल पा रही है, जब कंटिन्यू सेल के अंदर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी, तो क्या होगा, लार्ज क्वांटिटी में कैल्शियम क्या होगा, अंदर सेल के अंदर साइटोसोल के अंदर पहुंचना शुरू हो जाता है। स्पेशली कब, जब आपकी स्पेशली आफ्टर रीपरफ्यूजन ऑफ इरिवर्सिबल सेल इंजरी। स्पेशली कब, जब सेल रिवर्सिबल से इरिवर्सिबल सेल इंजरी में पहुंचना शुरू हो जाती है। एक्सेस इंटरसेलुलर कैल्शियम कलेक्ट इन द माइटोकॉन्ड्रिया डिसेबलिंग इट्स फंक्शन एंड फाइनली डैमेज द माइटोकॉन्ड्रिया। जब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कैल्शियम जब कलेक्ट हो जाता है, तो कैल्शियम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के होने की वजह से क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन पूरी तरह लॉस हो जाते हैं और लास्ट में क्या होगी, माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज हो जाएगी। तो यह तो हुआ कैल्शियम की ज़्यादा क्वांटिटी की वजह से क्या हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज होना शुरू हो गया। अब आते हैं नंबर बी, एक्टिवेट फास्फोलाइपेज एंजाइम। जब एक्टिवेट होगा तो वो क्या करता है, मेम्ब्रेन को डैमेज करेगा। कैसे डैमेज करता है देखते हैं। डैमेज टू मेम्ब्रेन फंक्शन इन जर्नल द प्लाज्मा जर्नल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन द पर्टिकुलर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट इन इरिवर्सिबल सेल इंजरी इन द इस्कीमिया। यानी इस्कीमिया कंडीशन है जहाँ पर ऑक्सीजन ब्लड की सप्लाई किसी सेल में या टिश्यू में नहीं हो पा रही है। उस कंडीशन में क्या होता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं वो आपका डैमेजिंग होती है, उसके सेल की उसकी वजह से क्या होता है, इरिवर्सिबल सेल इंजरी, सेल की डेथ होती है। ये एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है, मतलब जो इरिवर्सिबल सेल इंजरी होने का या सेल डेथ होने का बहुत बड़ा कारण क्या होता है ड्यूरिंग द इस्कीमिया कंडीशन में, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डैमेज हो जाना। ठीक है। इंक्रीज कैल्शियम एक्टिवेट्स एंडोजीनियस फास्फोलाइपेज एंजाइम्स। जैसे जैसे सेल के अंदर साइटोसोलिक कंसंट्रेशन कैल्शियम की बढ़ती है, वैसे वैसे क्या होगा कि एंडोजीनियस सेल के अंदर फास्फोलाइपेज एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ जाएगी। These in the turn degrade membrane phospholipids progressively, which are the main constituents of bilayer membrane। अब जब फास्फोलाइपेज एंडोजीनियस फास्फोलाइपेज जब ज़्यादा क्वांटिटी में हो जाएगा, तो ये क्या करते हैं, दिस इन टर्न डिग्रेड, वो क्या करेगा, डिग्रेडेशन करेगा, तो ब्रेक डाउन करेगा किसका, मेम्ब्रेन फास्फोलिपिड का। क्योंकि मैंने आपको बताया था फर्स्ट सेमेस्टर में कि जो सेल की मेम्ब्रेन होती है उसमें बहुत सारा क्वांटिटी किसकी होती है, फास्फोलिपिड की होती है और किसकी होती है, प्रोटीन की। अब जो ये फास्फोलिपिड होंगे वो क्या होंगे, डिग्रेड होना शुरू हो जाते हैं। फास्फोलिपिड का डैमेजिंग होना, डिग्रेड होना शुरू हो जाएंगे मेम्ब्रेन से, किसकी वजह से, फास्फोलाइपेज एंजाइम। या फास्फोलाइपेज एंजाइम ज़्यादा है तो सेल मेम्ब्रेन से फास्फोलिपिड निकलना शुरू हो जाएंगे, उनका डैमेजिंग होना शुरू हो जाती है। और प्रोग्रेसिवली विच आर द मेन कॉन्स्टेंट ऑफ द लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन, जो कि मेन पार्ट होता है किसका, सेल मेम्ब्रेन का। अगर वो डैमेज होना शुरू हो गया तो सेल क्या होगी, सेल मेम्ब्रेन वीक होना शुरू हो जाएगी। सेल मेम्ब्रेन उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगी जितनी पहले थी, क्योंकि इसमें फास्फोलिपिड बहुत सारा डैमेज हो चुका है। विसाइड, इसके अलावा क्या हो रहा है, देयर इज आल्सो डिक्रीज द रिप्लेसमेंट सिंथेसिस ऑफ मेम्ब्रेन फास्फोलिपिड ड्यू टू द रिड्यूस एटीपी। इसके अलावा क्या हुआ कि जो फास्फोलिपिड की सिंथेसिस थी, देयर इज आल्सो डिक्रीज हो रही है, क्या, रिप्लेसमेंट सिंथेसिस ऑफ मेम्ब्रेन फास्फोलिपिड ड्यू टू द रिड्यूस एटीपी। एटीपी कमी होने की वजह से दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि जो फास्फोलिपिड बनता था वो भी आपकी फास्फोलिपिड से मेम्ब्रेन फास्फोलिपिड की सिंथेसिस नहीं हो पा रही है। अब फास्फोलिपिड नया बन नहीं रहा है, जो मेम्ब्रेन पे लगा हुआ था वो डैमेज होता जा रहा है। तो ओवरऑल क्या इफेक्ट पड़ेगा, दिस विल डैमेज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड देयर फंक्शन, जिसकी वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन डैमेज हो जाती है और उसके फंक्शन भी पूरी तरीके से रुक जाते हैं। तो क्या हुआ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन डैमेज क्यों हो रही है, दो तरीके से हो रही है। पहला क्या हुआ कि ज़्यादा कैल्शियम क्वांटिटी बढ़ने की वजह से क्या हुआ,
फास्फोलाइपेज एंजाइम एक्टिवेट हुआ और फास्फोलाइपेज एंजाइम क्या कर रहा है, मेम्ब्रेन में जितना फास्फोलिपिड है सेल मेम्ब्रेन में उसे डैमेज करना शुरू कर दिया। इसके अलावा क्या हुआ कि जो सेल के अंदर जो फास्फोलिपिड बनता था, जो मेम्ब्रेन को मजबूत करता था, सेल में फास्फोलिपिड बनेगा तो मेम्ब्रेन क्या हो, मेम्ब्रेन को स्टेबल करने का काम आता था, वो फास्फोलिपिड बन भी नहीं रहा है और ऊपर से फास्फोलिपिड क्या डैमेज कंटिन्यू होता जा रहा है। जब बन नहीं रहा है और डैमेज कंटिन्यू हो रहा है तो इस वजह से क्या होगी, सेल मेम्ब्रेन जो होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो पूरी तरह डैमेज हो जाएंगी और उसकी फंक्शन भी डैमेज या रुक जाते हैं। अब आते हैं नंबर सी, इंट्रासेलुलर प्रोटीएज एंजाइम। सेल के अंदर प्रोटीएज एंजाइम जब एक्टिवेट होगा तो वो क्या करते हैं, साइटोस्केलेटन डैमेज करते हैं। सेल के अंदर जो साइटोस्केलेटन बनाने का काम जो होता है, जिन ऑर्गन्स का, माइक्रोट्यूब्यूल्स का, इंटरमीडिएट फाइबर्स का, ये मैंने सब आपको बताया था, सेल जो पढ़ाया था, वो सभी डैमेज होने लगते हैं ड्यू टू द प्रोटीएज एंजाइम्स। तो नॉर्मल साइटोस्केलेटन ऑफ द सेल, जिसमें साइटोस्केलेटन जो फॉर्म करते हैं, माइक्रोफिलामेंट होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं। मैंने आपको बताया था 3 तरह के फिलामेंट्स होते हैं, या साइटोस्केलेटन बनाने के काम के होते हैं, 3 तरह के फाइबर करते हैं, एक माइक्रोफिलामेंट्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। और यही तीनों फिलामेंट्स की वजह से क्या होता है, सेल का स्ट्रक्चर मेंटेन रहता है। विच एंकर द सेल मेम्ब्रेन इन द इज डैमेज ड्यू टू द डिग्रेडेशन बाई एक्टिवेटेड इंटरसेलुलर प्रोटीएज और बाई फिजिकल इफेक्ट ऑफ सेल स्वेलिंग प्रोड्यूसिंग इरिवर्सिबल सेल मेम्ब्रेन इंजरी। अब ये जो आपके साइटोस्केलेटन फॉर्म करने वाले जो मेन एंकर हैं, मेन जो हीरो हैं, जो सेल की मेम्ब्रेन को बनाने का काम करते हैं, सेल के स्केलेटन को बनाने का काम करते हैं, वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं ड्यू टू डिग्रेडेशन उनका होने लगेगा। किसकी वजह से, जो एक्टिवेटेड हुआ है प्रोटीएज एंजाइम, जो इंट्रासेलुलर प्रोटीएज एंजाइम जो एक्टिवेट हुआ है वो क्या करेगा, साइटोस्केलेटन की जो फाइबर्स होते हैं, चाहे वो माइक्रोट्यूब्यूल्स हो, माइक्रोफिलामेंट्स हो, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हो, उनको ये डैमेज करना शुरू कर देते हैं। और बाई फिजिकल इफेक्ट ऑफ सेल स्वेलिंग, और सेल स्वेलिंग होने की वजह से बाद में वो क्या होगा कि जब उसमें क्या होगा, जब साइटोस्केलेटन फाइबर डैमेज हो गए तो क्या होगा, सेल में स्वेलिंग और ज़्यादा होने लगेगी। क्योंकि जो साइटोस्केलेटन की वजह से क्या था, सेल का शेप मेंटेन था। अब साइटोस्केलेटन जो फाइबर से डैमेज हो चुके हैं तो सेल क्या होगी, और ज़्यादा फूलने लगेगी, जिस बाई फिजिकल इफेक्ट क्या होगा कि सेल स्वेलिंग प्रोड्यूस इरिवर्सिबल सेल मेम्ब्रेन इंजरी, जिसकी वजह से क्या होगा, सेल के अंदर इरिवर्सिबल सेल इंजरी और ज़्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है ड्यू टू द सेल स्वेलिंग। नंबर डी, एक्टिवेट एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स। अब जो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जब एक्टिवेट होगा तो उसकी वजह से क्या होता है, न्यूक्लियर डैमेज होना शुरू हो जाएगा, किसका, सेल का। द न्यूक्लियर प्रोटीन्स आर डैमेज बाई एक्टिवेटेड लाइसोसोमल एंजाइम्स सच एस प्रोटीएज और एंडोन्यूक्लियस। यानी न्यूक्लियर प्रोटीन आर डैमेज, न्यूक्लियर प्रोटीन जब डैमेज होना शुरू हो जाती हैं, जो एक्टिवेटेड फास्फोलाइपेज एंजाइम्स जो होते हैं, जो एक्टिव लाइसोसोम, जो सेल के अंदर एक्टिवेटेड फास्फोलाइसोसोम एंजाइम्स हैं, कौन कौन से, प्रोटीएज हैं, एंडोन्यूक्लियस हैं, ये करते हैं बहुत सारी जो न्यूक्लियर प्रोटीन होती हैं उनको डैमेज करना शुरू कर देते हैं, जिसमें आप इरिवर्सिबल डैमेज टू द न्यूक्लियस कैन बी 3 फॉर्म, जिसकी वजह से क्या होता है, न्यूक्लियर प्रोटीन या न्यूक्लियस डैमेज हो जाएगा। और इरिवर्सिबल डैमेजिंग जो न्यूक्लियस के अंदर हो रही है वो 3 तरह से होती है। पहला क्या है, काइनोसिस। इसमें क्या होगा कि न्यूक्लियस जो है वो आपका क्लम्प होगा, कंडेंस होना शुरू हो जाता है, इकट्ठे हो जाते हैं, और ये कंडेंस वाली प्रोसेस मैंने आपको बताई थी, बेसिकली रिवर्सिबल इंजरी में होना शुरू हो जाती है। फिर इससे आगे वाली प्रोसेस होगी कंडेंस के बाद वाली, ये सब क्या होगी, इरिवर्सिबल सेल इंजरी में। दूसरा क्या होता है, कार्योरेक्सिस। इसमें क्या होगा, न्यूक्लियर फ्रेगमेंटेशन इनटू द स्मॉल बिट्स। जो आपके न्यूक्लियस है या न्यूक्लियर जो फ्रेगमेंट्स हैं वो आपके क्या होंगे, छोटे छोटे फिगमेंट्स में चेंज हो जाते हैं, उनका ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाता है और बाद में वो डिसअपियर, साइटोप्लाज्म में डिसअपियर होना शुरू हो जाएंगे। और लास्ट में क्या है, क्रायोलाइसिस, जिसमें क्या होगा, न्यूक्लियस जो बना हुआ था वो आपका पूरी तरीके से सेल के अंदर डिजॉल्व हो जाएगा। यानी पहले क्या हुआ, काइनोसिस में क्या हुआ, कंडेंस ऑफ न्यूक्लियस हुआ। फिर आपका क्रायोलाइसिस में क्या हुआ कि क्रोमेटिन जो थे आपके न्यूक्लियर फ्रेगमेंट थे वो ब्रेकडाउन होने लगे छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में। और फिर आपका क्रायोलाइसिस में क्या हुआ, जो फ्रेगमेंट छोटे छोटे थे वो पूरी तरीके से साइटोप्लाज्म में क्या हुआ, डिस्पर्स होकर और न्यूक्लियस लास्ट में डिजॉल्व हो जाता है। तो इस तरीके से क्या होगा, न्यूक्लियर डैमेज हो जाता है ड्यू टू द एक्टिवेटेड एंडोन्यूक्लियस। अब लास्ट बचता है आपका लाइसोमल हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, जब एक्टिवेट होगा उसकी वजह से लाइसोम डैमेज होगा, सेल की डेथ होती है और फाइब्रोसाइटोसिस के थ्रू सेल के सभी ऑर्गन को डाइजेस्ट कर दिया जाता है।
द लाइसोसोमल मेम्ब्रेन आर डैमेज, लाइसोसोमल मेम्ब्रेन जब लाइसोम की मेम्ब्रेन जब डैमेज होती है तो उसकी वजह से क्या हुआ, रिजल्ट एज क्या है लाइसोमल हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। जब लाइसोसोमल डैमेज, लाइसोसोम डैमेज हुआ, लाइसोम की मेम्ब्रेन जब ब्रेक डाउन टूटी तो लाइसोम के अंदर, लाइसोम मेम्ब्रेन टूटने की वजह से लाइसोम के अंदर जितना भी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम था वो सब क्या हो गया, बाहर आ गया। लाइसोम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम बाहर आ जाता है। दीज एंजाइम्स आर एक्टिवेटेड ड्यू टू द लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द सेल एंड एसिडिक पीएच। और ये जो एंजाइम्स होते हैं वो आपके एक्टिवेटेड हो जाते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम मोर एक्टिव हो जाते हैं। मोर एक्टिव कब हो रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी की वजह से और साथ में एसिडिक पीएच बढ़ने की वजह से। क्योंकि मैंने आपको बताया था रिवर्सिबल सेल इंजरी में क्या है, ऑलरेडी क्या ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और एसिडिक पीएच होती है। और एसिडिक पीएच और ऑक्सीजन कमी होने की वजह से क्या है कि जो आपके एंजाइम से और एंजाइम भी, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम के अलावा और एंजाइम क्या होती हैं, एक्टिव हो जाते हैं। और दीज हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स में जैसे हाइड्रोलेज है, आरएनएज है, डीएनएज है, प्रोटीएज है, ग्लाइकोसाइडेज है, फास्फेटेज है, लाइपेज है, एमाइलेज है, ये सभी एंजाइम एक्टिव हुए। क्यों, ऑक्सीजन की लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से, साथ में एसिडिक पीएच की वजह से। विच ऑन एक्टिवेशन ब्रिंग अबाउट द एंजाइमेटिक डाइजेशन ऑफ सेलुलर कंपोनेंट एंड द सेल डेथ। ये सभी एंजाइम क्या करेंगे, जितने सेल के अंदर सेल ऑर्गन्स होते हैं उनको क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, सेलुलर कंपोनेंट को डाइजेस्ट करने लगते हैं और फाइनली क्या होती है, सेल की डेथ हो जाती है। तो इस तरीके से ये क्या हुआ, आपका रिवर्सिबल सेल इंजरी हो गई। समराइज़ कर देते हैं आपको। अब देखिए समरी हमने रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल इंजरी हमने देखा था, उसमें क्या हो रहा, पहले बात में हाइपोक्सिया और इस्कीमिया की वजह से पहले क्या हो, डिक्रीज द जनरेशन ऑफ सेलुलर एटीपी जनरेशन कम हो जाता है। दूसरा, इंट्रासेलुलर लैक्टिक एसिडोसिस बनना शुरू हो जाता है, सेल के अंदर लैक्टिक एसिड ज़्यादा होने लगेगा जिसके अंदर सेल के अंदर पीएच कम हो जाएगी। और ड्यू टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन पंप और डैमेज, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पंप डैमेज हो जाएगा जिसकी वजह से क्या होगा, सोडियम पोटेशियम पंप फेल हो जाता है और कैल्शियम पंप फेल हो जाएगा। सोडियम पोटेशियम पंप फेल होने की वजह से सोडियम क्वांटिटी सेल के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और कैल्शियम पंप फेल होने की वजह से कैल्शियम क्वांटिटी बहुत ज़्यादा सेल के अंदर बढ़ना शुरू हो जाती है। और रिड्यूस प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस होती है, रुक जाती है। ये सब बात की थी हमने कहाँ, रिवर्सिबल सेल इंजरी में। फिर इरिवर्सिबल सेल इंजरी में क्या होगी, इससे आगे की प्रोसेस कहाँ आएगी, इरिवर्सिबल सेल इंजरी में क्या क्या होगा, कैल्शियम इनफ्लक्स। मैंने आपको बताया था कैल्शियम क्वांटिटी बढ़ना शुरू हो जाएगी। जब कैल्शियम क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगेगी क्या होगी, माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज हो जाएगा। दूसरा क्या, एक्टिवेटेड फास्फोलाइपेज। फास्फोलाइपेज जब एंजाइम एक्टिवेट होता है तो क्या होता है, मेम्ब्रेन को डैमेज कर देता है। सी क्या हुआ, इंट्रासेलुलर प्रोटीज एंजाइम जब एक्टिवेट होगा तो क्या करेगा, साइटोस्केलेटन डैमेज करेगा। यानी साइटोस्केलेटन जो बनाते हैं, इंटरमीडिएट फाइबर्स हैं, मैक्रोट्यूबुल्स हैं, और ये सभी जो फाइबर्स होते हैं 3-4, तो उनको डैमेज करना शुरू कर देते हैं। जैसे सेल से क्या होती है, बहुत सारी स्वेलिंग, सेल के अंदर स्वेलिंग होना और ज़्यादा शुरू हो जाती है। फिर क्या करते हैं, एक्टिवेटेड एंडोन्यूक्लियस, सेल के अंदर जो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होता है वो एक्टिवेट हो जाएगा तो क्या करता है, न्यूक्लियस को डैमेज करना शुरू हो जाता है, जिससे कि न्यूक्लियर पूरी तरीके से सेल के अंदर डिजॉल्व हो जाता है। और लास्ट में क्या होंगे, सेल के अंदर बहुत ज़्यादा पीएच कम होने की वजह से, ऑक्सीजन डिफिशियंसी की वजह से क्या होगा, जो लाइसोम है वो आपका ब्रस्ट हो जाए, लाइसोम फूट जाएगी, लाइसोम की मेम्ब्रेन फट जाती है, जिससे लाइसोम के अंदर जितना भी आपका एंजाइम्स होते हैं वो सब क्या होंगे, बाहर आ जाएंगे। लाइसोम में डैमेज होने की वजह से जितने एंजाइम्स सब बाहर आते हैं, अब वो सब क्या करते हैं, सेल के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वो सब क्या करते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं फायदा फेगोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू, और सेल की क्या होगी, डेथ हो जाएगी। तो ये सब प्रोसेस क्या हुआ, समरी हो गई एक तरह से आपकी सेल इंजरी की। इसको यहाँ भी समझ सकते हैं। देखिए ये इस्कीमिया हाइपोक्सिया हुआ तो सबसे पहले क्या हुआ, एटीपी जनरेशन कम हुआ। एटीपी जनरेशन कम होने से क्या होगा, 3 चीज़ें होंगी। पहला क्या हुआ, इसमें सिंथेसिस ऑफ मेम्ब्रेन फास्फोलिपिड क्या हो जाता है, कम हो जाता है। साथ में कैल्शियम क्वांटिटी क्या हो गई, सेल के अंदर बढ़ने लगती है। और टॉक्सिक ऑक्सीजन रेडिकल्स, यानी कि रेडिकल्स आपके फॉर्म होना शुरू हो जाते हैं। ठीक, अब ये तो बात हुई किसमें, रिवर्स। अब इरिवर्सिबल में इंजरी में क्या होगा, ये तो फर्स्ट ये प्रोसेस कब थी, रिवर्सिबल इंजरी में। इरिवर्सिबल इंजरी में क्या होगा कि जो फास्फोलिपिड मेम्ब्रेन का है वो आपका लॉस होना शुरू हो जाता है। सेल के अंदर कैल्शियम कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कैल्शियम कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कैल्शियम कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होगी, डैमेज होना शुरू हो जाएगी। दूसरी बात, लॉस ऑफ फास्फोलिपिड जो है वो आपका लॉस होने हो जाता है। और फास्फोलाइपेज एंजाइम एक्टिवेट होने की वजह से क्या हुआ, फास्फोलिपिड क्या होगा, फास्फोलिपिड मेम्ब्रेन, लॉस ऑफ फास्फोलिपिड जो मेम्ब्रेन का था वो आपका कम हो जाएगा और लिपिड ब्रेकडाउन भी शुरू हो जाता है, जिस वजह से क्या होगी, सेल की मेम्ब्रेन क्या होगी, डैमेज
हो जाएगी। इसी तरीके से प्रोटीएस एक्टिवेशन हो गया। प्रोटीएस एंजाइम क्या करेगा, प्रोटीएस एंजाइम जो एक्टिवेट होता है वो क्या करता है, साइटोस्केलेटन जो होता है, जो सेल के अंदर डिफरेंट टाइप के इंटरमीडिएट फाइबर्स हैं, माइक्रोट्यूबुल्स हैं, वो डैमेज हो जाते हैं, जिससे कि साइटोस्केलेटन इंजरी हो जाती है और ओवरऑल क्या होगा, सेल के अंदर स्वेलिंग होना शुरू हो जाएगी। और ये सभी जितने हैं एक्टिवेशन होने के क्या होगा, न्यूक्लियस लिपिड परऑक्सीडेशन डीएनए डैमेज को करते हैं, जिससे कि आपका न्यूक्लियोसाइड्स एंजाइम्स की वजह से न्यूक्लियर डैमेज हो जाता है। और लास्ट में क्या होगी, मेम्ब्रेन डैमेज होने की वजह से क्या होगी, सेल की डेथ हो जाएगी। तो क्या होगा, न्यूक्लियर चेंज होगा, जो मैंने बताया था 3 प्रोसेस के थ्रू न्यूक्लियर डैमेज होना शुरू हो जाएगा। और सेल की डेथ क्या होगी, सेल मेम्ब्रेन डेथ हो गई। और जब सेल मेम्ब्रेन डेथ हो जाती है, न्यूक्लियस चेंज हो गया, तो सेल की डेथ होने के बाद में बहुत सारे जो आपके जो आपके सेल एंजाइम्स हैं उनके लिए बढ़ जाता है, जो ये डिटेक्ट करते हैं। इन एंजाइम के बढ़ने की वजह से क्या होता है, ये पता लग जाता है कि बॉडी के अंदर बहुत सारी सेल डैमेज हो रही हैं। जैसे आपका SGOT है, SGOT की लेवल जब बड़ा होगा तो क्या पता है कि लिवर की सेल डैमेज हो रही हैं या और भी सेल डैमेज हो रही हैं। तो ये सब मार्कर हैं जो इंडिकेट करते हैं सेल डैमेज होना शुरू हो गई है, सेल इंजरी हो रही है, क्योंकि ये लास्ट प्रोडक्ट बनता है सेल इंजरी होने के बाद में। ठीक है, तो ये आपको दिखाया है नॉर्मल सेल का पूरा फंक्शन है। ये रिवर्सिबल है, ये इरिवर्सिबल है। नॉर्मल सेल माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा होता है, लेकिन इरिवर्सिबल क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया स्वेलिंग हो जाती है, और सॉरी रिवर्सिबल माइटोकॉन्ड्रिया स्वेलिंग हो जाती है और इरिवर्सिबल माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज हो जाता है। इसी तरह मेम्ब्रेन क्या नॉर्मल है। रिवर्सिबल सेल इंजरी में क्या होगा, मेम्ब्रेन में का फंक्शन प्रॉपर तरीके से लॉस हो जाएगा और लास्ट में क्या होगा, मेम्ब्रेन अपना पूरी तरीके से डैमेज हो जाती है, किसमें, इरिवर्सिबल सेल इंजरी में। इसी तरीके से राइबोसोम यहाँ पर नॉर्मल है, यहाँ राइबोसोम में स्वेलिंग हो जाती है, यहाँ राइबोसोम पूरी तरीके से डैमेज हो जाएगा, डैमेज हो जाते हैं और वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से हट जाते हैं। यहाँ पर लाइसोम्स अवेलेबल है आपका, यहाँ लाइसोम्स क्या करेगा, सेल ऑर्गन्स के चारों तरफ लाइसोम्स ऑटोफेगी मतलब सेल ऑर्गन्स के चारों तरफ आना शुरू हो जाता है और यहाँ पे क्या करते हैं, जो आपका डिफरेंट टाइप के सेल ऑर्गन्स हैं उनको डैमेज करना शुरू कर देते हैं। इसी तरह साइटोस्केलेटन फाइबर नॉर्मल है, यहाँ पर यहाँ क्या होते हैं, एग्रीगेट हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, किस कंडीशन, रिवर्सिबल में। और इरिवर्सिबल में क्या होते हैं, यही साइटोस्केलेटन फाइबर क्या हो डैमेज हो जाते हैं। इस तरह न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस आपका क्या होगा, यहाँ पर न्यूक्लियस ओनली रिवर्सिबल इंजरी में क्या होते हैं, क्रोमेटिन जो फाइबर्स होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, डीएनए या क्रोमोसोम होते हैं, वो क्या होते हैं, क्लम्प हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाएंगे। लेकिन आपका इरिवर्सिबल सेल इंजरी में क्या होते हैं, न्यूक्लियस इस तरह से लैसेस हो जाता है। तो ये आपका, इससे आप कंपेयर करके समझ सकते हैं किस तरीके से रिवर्सिबल से और इरिवर्सिबल और नॉर्मल सेल में क्या क्या डिफरेंट होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आज ये कंप्लीट हुआ आपका इरिवर्सिबल इंजरी, सेल इंजरी, और उससे पहले हम बात कर चुके थे रिवर्सिबल इंजरी की। तो इसलिए आज आपका टोटल आपका कंप्लीट हो गया पैथोजेनेसिस ऑफ सेल इंजरी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। आपको लगता है कि वीडियो किसी को शेयर करने पर उसको हेल्पफुल हो सकता है तो जरूर शेयर कीजिएगा। और आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे नॉलेजेबल वीडियो आपको मिलते रहेंगे और आपकी नॉलेज को बढ़ाते जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।